पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी मैरिज की प्रिपरेशन के लिए स्प्लिट स्वॉर्ड सेक्ट में पहुंच गया था, जहां फैंगियन सेक्ट के कुछ एल्डर्स सेक्ट फॉर्मेशन को छीनने के लिए उस पर अटैक कर रहे थे। वहीं एमसी उनके पास आ गया था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्ट में एमसी सिस्टम को बुलाकर उससे कहता है, सिस्टम, मुझे इन लोगों का कल्टीवेशन लेवल चेक करने में मदद करो। सिस्टम कहती है, इनमें एक ग्रेट एम्परर के सेकंड स्टेज पर, दो इमोर्टल किंग रैलम के पीक पर और एक परफेक्ट इमोर्टल रैलम पर है। उनके लेवल्स के बारे में जानकर एमसी सोचता है, ये लोग तो मेरे सामने चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी वे मेरे सामने इतनी अहंकारपूर्ण हरकत करने की हिम्मत कर रहे हैं। बहुत अच्छा। सेक्रेड ग्रेड की मेरे पास अभी एक शॉर्ट टेक्निक है जिसे मैंने अभी मास्टर नहीं किया। मैं अब इन लोगों पर इसकी प्रैक्टिस करूंगा। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, पता चला है कि होस्ट शॉर्ट टेक्निक सीख रहा है, इसलिए उसे तुरंत रिवार्ड दिया जाता है, हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन 9 क्लैमिटी स्वॉर्ड। यह मैसेज आते ही एमसी उसे सीखने के लिए क्लिक कर देता है, जिससे सिस्टम का फिर से मैसेज आता है, पता चला है कि होस्ट स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक सीख रहा है, तुरंत रिवार्ड दिया जाता है, इसलिए 9 ट्रेवल्यूशन स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट किया जाता है। इसी के साथ उसके माइंड में वह स्वॉर्ड टेक्निक आने लगती है और उसे हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन 9 क्लैमिटी स्वॉर्ड सिस्टम के द्वारा मिल जाती है, जिसे लेने के बाद वह कहता है, 10 सेकंड में यहाँ से तुम सभी चले जाओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसकी बातों को सुनकर ओल्ड मैन कहता है, यहाँ तक कि तुम्हारा सेक्ट लीडर भी मुझे देखकर अपना सिर नीचे कर लेते थे और मुझे मास्टर कहकर संबोधित करते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 200 साल बाद स्प्लिट स्वॉर्ड सेक्ट में तुम्हारे जैसा केयरलेस पागल भी आएगा। वहीं खड़ा एक डिसाइपल एमसी पर अटैक करते हुए जाने लगता है और ओल्ड मैन से कहता है, मास्टर, अपना समय बातों में वेस्ट क्यों कर रहे हैं, चलो सीधे उसे मार डालते हैं और स्प्लिट स्वॉर्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे ही वह एमसी पर अटैक करने वाला होता है, वैसे ही एमसी एक ही स्लैश में उसके दो टुकड़े कर देता है और मरते मरते वह कहता है, मास्टर नहीं। वहीं खड़े तीनों एल्डर जब यह सब देखते हैं तो वे शॉक हो जाते हैं। ओल्ड मैन चिल्लाकर कहता है, मेरे डिसाइपल, और वह एमसी से कहता है, तुमने हमारे फेंगयू सेक्ट पर हाथ डालने की हिम्मत की। एमसी उन पर गुस्सा होकर कहता है, तुमने स्प्लिट स्वॉर्ड सेक्ट पर अटैक किया जो माफ करने योग्य नहीं है। क्या फिर भी तुम्हारा एटीट्यूड इतना खराब है? तुम बस अपनी ही मौत को इनवाइट कर रहे हो। ओल्ड मैन अपनी किसी शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए कहता है, तुमने मेरे डिसाइपल को मारा है, आज मैं उसका मास्टर लिंगजी जेनरेन यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा पूरा सेक्ट इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाए। इतना कहकर वह एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। एमसी कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम सबको तुम्हारे डिसाइपल के पास हेल में भेज दूंगा। वहीं वह मोटा पर्सन लिंगजी जेनरेन को रोकते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर, ज्यादा इम्पल्सिव मत होइए। यह पर्सन कम से कम ग्रेट एम्परर रैलम में होगा, हमें केयरफुल होकर इस पर अटैक करना चाहिए। लिंगजी कहता है, जूनियर ब्रदर, इस पर्सन को मारने और मेरे बेचारे डिसाइपल का बदला लेने के लिए जल्दी से 3 रैलम बाउंडलेस फॉर्मेशन को सेट करो। मोटा पर्सन कहता है, ठीक है। इसी के साथ वे तीनों एमसी के चारों तरफ फॉर्मेशन बनाते हुए कहते हैं, हेवन अर्थ एंड लाइफ 3 रैलम यूनिट बाउंडलेस फॉर्मेशन एक्टिवेट, और एमसी उस फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है, जिससे अभी जब एमसी ग्रेट एम्परर के 4th स्टेज पर था, वह पहले पीक इमोर्टल किंग और फिर उसका लेवल अर्ली इमोर्टल किंग तक सप्रेस हो जाता है। इसे देखकर लिंगजी कहता है, लिटिल ब्रैट, मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। एमसी कहता है, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि इस चीप फॉर्मेशन से तुम मेरी कल्टीवेशन को सप्रेस करके मुझे मार सकते हो? तुम बिल्कुल भी अनुभवी नहीं हो। इतना कहकर एमसी डाव ऑफ स्ट्रेटजी की पावर को यूज करके अपने सप्रेशन को खत्म कर देता है, जिससे वह वापस अर्ली इमोर्टल किंग से ग्रेट एम्परर रैलम के 4th स्टेज में आ जाता है। इसे देखकर मोटा पर्सन कहता है, सीनियर ब्रदर, इसकी कल्टीवेशन वापस से नॉर्मल हो गई, अब हमें क्या करना चाहिए? लिंगजी इसे देखकर घबराने लगता है। वह सोचता है, यह कैसे हो सकता है? जब तक वह सुप्रीम स्टेज पर नहीं पहुंच जाता, तब तक वह इस फॉर्मेशन को कैसे अनअफेक्टेड कर सकता है? वह कहता है, पैनिक मत करो, 3 रैलम बाउंडलेस फॉर्मेशन हमारी पावर इंक्रीज कर सकती है। और वह एमसी पर अटैक करते हुए कहता है, चलो हम तीनों मिलकर स्ट्राइक करें। मैं नहीं मानता कि 3 ग्रेट एम्परर एक बदमाश को नहीं हरा सकते। वे दोनों भी कहते हैं, हाँ सीनियर ब्रदर, यह सही है। लिंगजी अपनी टेक्निक का यूज करते हुए कहता है, हेवनली स्वॉर्ड पियर्सेस द क्लाउड्स। मोटा पर्सन कहता है, अर्थ स्वॉर्ड सेटर्स माउंटेन्स। वहीं तीसरा वाला पर्सन अटैक करते हुए कहता है, लाइफ स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय द सोल।
उन्हें देखकर एमसी भी अपनी हेवन एंड अर्थ स्टार टेक्निक का यूज करके कहता है, तुम बहुत वीक हो, क्या तुमने अभी कुछ भी खाना नहीं खाया? एमसी की टेक्निक से उनके अटैक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसे देखकर लिंगजी कहता है, यह इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तीनों के अटैक इसने एक ही बार में खत्म कर दिए। एमसी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए, अब मेरी बारी। उसे देखकर लिंगजी कहता है, यह ठीक नहीं है जूनियर ब्रदर, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। तब तक एमसी उस तीसरे वाले पर्सन पर 9 ट्रिब्यूशन शॉर्ट टेक्निक से उस पर स्लैश कर देता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसे मरता देख मोटा पर्सन चिल्लाकर कहता है, जूनियर ब्रदर नहीं। तब तक एमसी उसके पीछे आ जाता है। वह कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी उसके पास भेज दूंगा। और एमसी उस पर भी अटैक करके उसे मार देता है। तभी उसे अपने पीछे लिंगजी भागते हुए दिखता है। लिंगजी सोचता है, यह पर्सन बहुत स्ट्रांग है, मुझे यहाँ से भागना होगा। जूनियर ब्रदर, मुझे माफ करना, मैं किसी और दिन तुम्हारा बदला लूंगा। उसे देखकर एमसी कहता है, ओल्ड बास्टर्ड ने तुरंत रिएक्ट किया और भाग गया, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते। इतना कहकर एमसी उस पर भी अपनी शॉर्ट टेक्निक से स्ट्राइक लगा देता है, लेकिन लिंगजी अपने सोल एस्केप तलिस्मान का यूज कर लेता है, जिससे उसकी सोल वहां से भाग जाती है और बॉडी उस स्लैश के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसे देखकर सिस्टम एमसी को बताती है, होस्ट, सिस्टम ने पता लगाया है कि एक सोल तेजी से भाग रही है। एमसी अपने अटैक को रेडी करके कहता है, चिंता मत करो, बस मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। और वहीं लिंगजी की सोल सोचती है, स्प्लिट शॉर्ट सेक्ट, बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसके बाद एमसी सेक्ट में वापस आ जाता है। उसे सभी ग्रीट करके कहते हैं, हम एंसेस्ट्रल मास्टर को ग्रीट करते हैं। वहीं किंग याओ एमसी के पास आकर उससे पूछती है, मास्टर, वे लोग किस सेक्ट से थे? एमसी बताता है, मैंने सुना है कि वे फेंगियन सेक्ट से थे, इसलिए मैंने उन सभी को मार डाला। जिसे सुनकर वहां खड़ा सेक्ट लीडर और एल्डर घबराने लगते हैं। सेक्ट लीडर कहता है, क्या फेंगियन सेक्ट? ओ माय गॉड, यह कैसे संभव हो सकता है? एमसी पूछता है, इसमें गलत क्या है? क्या यह हो सकता है कि फेंगियन सेक्ट के पास सुप्रीम रेलम का एक्सपर्ट हो? नेशनल एडवाइजर बताती है, सीनियर, ऐसा कहा जाता है कि फेंगियन सेक्ट का सेक्ट मास्टर एक ग्रेट एम्परर रेलम का एक्सपर्ट है। हालांकि उनके पीछे यूनियन सेक्ट के कई सुप्रीम रेलम के एक्सपर्ट हैं। एमसी कहता है, फेंगियन सेक्ट के पास एक ग्रेट एम्परर रेलम का एक्सपर्ट और उनके पीछे यूनियन सेक्ट जिसके पास सुप्रीम रेलम के एक्सपर्ट हैं। जहां तक हमारे स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट का सवाल है, हमारी रक्षा करने वाले केवल इंटीग्रेशन स्टेज के कल्टीवेटर हैं। सेक्ट लीडर कहता है, लेकिन हमारे स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट के पास आप हैं एंसेस्ट्रल मास्टर। नेशनल एडवाइजर कहती है, सेक्ट मास्टर लियू, रॉयल वेडिंग के बाद सीनियर को इम्प्रेस के साथ जाने के लिए अक्सर कैपिटल में रहना पड़ेगा। जिसे सुनकर सेक्ट लीडर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि मास्टर सेक्ट में नहीं रह पाएंगे? एमसी कहता है, पहले हम एक सेक्ट की मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। हम सभी को पहले मैरिज की अरेंजमेंट करने के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। जिसे सुनकर वे सभी एमसी को ग्रीट करके कहते हैं, ठीक है एंसेस्ट्रल मास्टर। इसके कुछ समय बाद हम मीटिंग का सीन देखते हैं, जहां कुछ डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना है, हमारे स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट के एंसेस्ट्रल मास्टर सेकुलेशन से वापस आ गए और ग्रेट सिंह डायनेस्टी की इम्प्रेस स्वयं उनसे मैरिज प्रपोजल रखने हमारे सेक्ट में आई। मुझे इससे बहुत जलन हो रही है। एक डिसाइपल कहता है, चुप रहो, इस बारे में बात मत करो, अगर किसी एल्डर ने सुन लिया तो तुम्हें वह पनिश भी कर सकता है। तभी हमारा एमसी वांग यांग वहां आ जाता है, जिसे देखकर डिसाइपल कहते हैं, तो यह है हमारे एंसेस्ट्रल मास्टर, ये तो अभी यंग है, वे कुछ फैमिलियर से लग रही है। अरे एक मिनट रुको, यह तो बैक माउंटेन के सॉर्ड वॉशिंग पूल पर काम करने वाला वांग यांग है। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। एमसी जमीन पर आकर अपनी इम्परर स्टेज की पावर को रिलीज करने लगता है, जिसे फील करके डिसाइपल कहते हैं, वाओ, यह ग्रेट इम्परर स्टेज के एक्सपर्ट का ऑरा है। एमसी वहां प्रेजेंट सभी से कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं 5 दिन बाद ग्रेट सिंह डायनेस्टी की इम्प्रेस से मैरिज करूंगा। मुझे आशा है कि आप सभी अगले कुछ दिनों तक कड़ी मेहनत करेंगे और सेक्ट की प्रिपरेशन में नेशनल एडवाइजर की सहायता करेंगे। एमसी की बात सुनकर एक डिसाइपल उदास होकर कहता है, ओ, वह हमसे फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कह रहा है, लेकिन अब यह मंथली इवैल्यूएशन का टाइम आ गया है, यह बहुत अनुचित है।
सभी एल्डर्स एमसी को ग्रीट करके कहते हैं, एंसेस्ट्रल मास्टर, हम आपके और इम्प्रेस के लिए एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। एमसी कहता है, मेरी मैरिज के बाद इनर और आउटर डिसाइपल को 3 मैरो क्लिनसिंग पिल और 3 क्यूआई हार्मोनाइजिंग पिल, सभी एल्डर को 3-3 स्प्रिट कंडेंसेसिंग पिल मिलेंगी और मैं सेक्ट के भीतर से सबसे अधिक टैलेंटेड डिसाइपल को पर्सनली गाइड भी करूंगा। जिसे सुनकर सेक्ट लीडर एमसी को धन्यवाद देते हुए कहता है, डिसाइपल एल्डर को पिल देना और डिसाइपल्स को पर्सनली टीच करना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ एंसेस्ट्रल मास्टर। अब से आप हमारे स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड मास्टर हैं। और वह आगे आकर सभी डिसाइपल से कहता है, तुम सभी इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी करो और ग्रैंड मास्टर का धन्यवाद करो। और सारे डिसाइपल एमसी के सामने झुककर उसका धन्यवाद करते हैं। सेक्ट लीडर एक्साइटेड होकर कहता है, चलो स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट को फिर से पावरफुल बनाएं। वहीं एमसी सिस्टम से कहता है, सिस्टम तुम इन सभी रिवार्ड्स की अरेंजमेंट कर सकती हो, है ना? सिस्टम फुल कॉन्फिडेंस होकर कहती है, होस्ट चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद हमारा सीन फेंगियन सेक्ट के मीटिंग हॉल में आता है, जहां उस ओल्ड मैन लिंगजी की सोल जिसे एमसी ने छोड़ दिया था वह पहुंच गई होती है। फेंगियन सेक्ट का सेक्ट लीडर उससे कहता है, मैंने पहले ही तुम्हारी बॉडी को फिर से बना दिया है, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारी पिछली कल्टीवेशन का लेवल वापस नहीं आएगा। लिंगजी कहता है, सेक्ट लीडर, स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट ने हमारी डिसरिस्पेक्ट की है और उन्होंने 5th और 7th ब्रदर के साथ ही मेरे डिसाइपल को भी बेरहमी से मारा है। मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं उनसे इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। सेक्ट लीडर कहता है, तुम उसे 3 रेलम बाउंडलेस फॉर्मेशन से भी नहीं हरा सकते। उसकी कल्टीवेशन का लेवल शायद पहले से ही सुप्रीम स्टेज पर है। क्या हम सचमुच इस अपमान को सह लेंगे? उस पर्सन को और अधिक जीने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुझे यूनियन सेक्ट जाना होगा और उन्हें इसके लिए कार्रवाई करने के लिए कहना पड़ेगा ताकि स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट को नष्ट किया जा सके। लिंगजी कहता है, धन्यवाद 5th और 7th ब्रदर का बदला लेने के लिए। और वह सोचता है, समय आ गया है जब उस बास्टर्ड के साथ स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सीन वापस सेक्ट में आता है, जहां डिसाइपल प्लांट्स को काटकर उन्हें साफ कर रहे होते हैं। वहीं एक एल्डर उन्हें गाइड करके कहता है, जल्दी आगे बढ़ो, इन प्लांट्स को अच्छे से काटो। वे डिसाइपल कहते हैं, हाँ एल्डर भाई। दूसरी तरफ एल्डर क्यू डेकोरेशन कर रहा होता है। वहाँ डिसाइपल उससे कहता है, एल्डर क्यू, क्या इस जगह यह सही लग रहा है? एल्डर क्यू उसे बताता है, यह बहुत दूर है, उस लालटेन को थोड़ा पास ले आओ। वहीं किंगया कुछ फीमेल डिसाइपल से कहती है, यह ग्रैंड मास्टर की वेडिंग है, यह बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी तरफ नेशनल एडवाइजर सेक्ट लीडर को एक लिस्ट दिखाकर कहती है, सेक्ट लीडर, यह ग्रेट सिंह डायनेस्टी द्वारा तैयार की गई दहेज की लिस्ट है, कृपया आप इसे एक बार देख लें। सेक्ट लीडर उस लिस्ट को देखकर कहता है, गोल्डन ब्रोकेड रोब, हेवनली फायर ग्लेज्ड फर्नेंस, फ्यूनिक्स निर्वाणा फीदर, डीप सी ब्लड कोरल। इन गिफ्ट को देखकर सेक्ट लीडर घबराते हुए मन ही मन कहता है, ये गिफ्ट तो बहुत प्रीसियस हैं। हमारा स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट संभवतः ऐसे गिफ्ट को तैयार नहीं कर सकता। उसे चिंतित देखकर नेशनल एडवाइजर कहती है, सेक्ट मास्टर को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सीनियर और इम्प्रेस एक दूसरे से लव करते हैं। ये गिफ्ट तो बस एक फॉर्मेलिटी है। जिसे सुनकर तो सेक्ट लीडर और ज्यादा शौक हो जाता है। तभी एमसी वहां आकर कहता है, आप मेरी और इम्प्रेस की मैरिज को हल्के में कैसे ले सकते हैं? भले ही स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट के पास रिसोर्सेज ना हो, लेकिन हम ग्रेट सिंह डायनेस्टी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हम उसके लिए बेस्ट ट्रेजर दहेज में देंगे। नेशनल एडवाइजर कहती है, सीनियर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट के लिए निर्णय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। एमसी अपनी बनाई एक लिस्ट देते हुए कहता है, सगाई के गिफ्ट पहले से ही रेडी है। मैं निश्चित रूप से अपने होने वाली वाइफ को निराश नहीं करूंगा। जब नेशनल एडवाइजर और सेक्ट लीडर उस लिस्ट को देखते हैं तो वे दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं। नेशनल एडवाइजर उसे देखकर पढ़ती है, डिवाइन लाइटनिंग सॉर्ड, 7 कलर्ड ग्लोइंग रोब, मिस्टिक आइस डिवाइन फीदर, मिस्टिक आइस डिवाइन फीदर फैन, 9 हेवंस थंडर पियर्स, फीनिक्स टीयर डॉन जेड। यह सब देखकर वह कहती है, सीनियर, आप इम्प्रेस के लिए बहुत ज्यादा उदार हो रहे हैं। और वह मन ही मन सोचती है, ये ट्रेजर, मैंने उनमें से आधे के बारे में भी कभी नहीं सुना। स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट इतना रिच कब बन गया? वहीं सिस्टम कहती है, होस्ट, कैसी लगी सारी ट्रेजर? क्या मैंने जो मैरिज गिफ्ट तैयार किए हैं वे आपको पसंद हैं? एमसी उसे थम्स अप करके कहता है, इसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। सिस्टम एमसी की बात सुनकर और खुद पर प्राउड करने लगती है। वह कहती है, हाँ, ये मैरिज के गिफ्ट तो बस एक ट्रेजर है।
कल बड़ा शो है, बस इस सिस्टम के ग्रांड गिफ्ट को देखने का वेट करो। इसके 3 दिन बाद हम सेक्ट के सारे डिसाइपल को देखते हैं जो सभी नए कपड़े में होते हैं। वे कहते हैं ग्रेट सिंह डायनेस्टी बहुत दूर है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। दूसरा कहता है चिंता मत करो, सेक्ट लीडर ने इसके लिए निश्चित रूप से प्रिपरेशन कर ली होगी। वहीं नेशनल एडवाइजर एमसी से कहती है सीनियर, मैरिज में जाने के लिए आपका रथ अभी तक क्यों नहीं आया। एमसी कहता है धैर्य रखो, देखो वह आ गया। और हम देखते हैं वहाँ एक रथ आ जाता है जिससे पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। यह सिस्टम ने एमसी को दिया होता है। सिस्टम कहती है होस्ट, क्या इस रथ से आपकी मैरिज इम्प्रेसिव और ग्रांड नहीं होगी। एमसी उससे कहता है ड्रैगन का एक पूरा ग्रुप, बहुत अच्छा। उस रथ को देखकर नेशनल एडवाइजर सरप्राइज होकर कहती है इतने सारे 6 ड्रैगन वाला इंपीरियल रथ कैसे हो सकता है। एमसी कहता है नेशनल एडवाइजर, शुभ समय आ गया है, अब हमारे यहाँ से निकलने का समय हो गया है। और एमसी उस रथ पर जाने लगता है और वे सभी उस रथ पर बैठकर सिंह डायनेस्टी की ओर निकल जाते हैं। वहीं सेक्ट के कुछ लोग उन्हें अलविदा करते हैं। इसके बाद हमारा सीन इम्प्रेस पर आता है जो एमसी से मैरिज के लिए रेडी हो चुकी होती है और वह थोड़ी चिंतित होती है। वह मनी मन कहती है अभी तक लॉर्ड यहाँ क्यों नहीं आए। तभी एमसी वहाँ पहुँच जाता है जिसे जानकर वह अपने फेस से मैरिज वाले कपड़े को हटाते हुए कहती है लॉर्ड आ गए। क्या लॉर्ड यहाँ हैं? क्या वे अपनी ब्राइड को लेने आए हैं? यह कहते हुए वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। उसके साइड में खड़ी मेड उसे रोकते हुए बोलती है योर मैजेस्टी, आप अभी ये कपड़ा नहीं हटा सकती। एमसी इम्प्रेस को देखकर सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्रांसमाइग्रेशन के बाद मुझे इतनी डेलिकल ब्यूटी से मैरिज करने का चांस मिलेगा। यहाँ आना वाकई वर्थी हुआ। और वह इम्प्रेस के हाथों को पकड़कर उससे कहता है माई लेडी, शुभ समय आ गया है, क्या आप जीवन भर मेरे साथ इसी तरह हाथ में हाथ डालकर चलने को रेडी हैं? इम्प्रेस ब्लश करते हुए कहती है हाँ मैं हूँ। और एमसी उसके फेस के कपड़े को हटाने लगता है जो हटने के बाद इम्प्रेस की ब्यूटी सभी के सामने दिखती है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। वह धीरे से कहती है हस्बैंड। एमसी उसकी ब्यूटी देखकर परवर्ट फेस बना लेता है। वह सोचता है वाह मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। और एमसी उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वहाँ उपस्थित सभी एमसी और इम्प्रेस को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं इम्प्रर और इम्प्रेस के बीच का यह बॉन्ड इटरनल रहे और उनके बीच हमेशा एंडलेस लव हो। जब इम्प्रेस एमसी के लाए गए रथ को देखती है तो वह कहती है यह तो बहुत इम्प्रेसिव है। तभी वह थोड़ी शॉक होकर कहती है माय लॉर्ड ये क्या है। और एमसी उसे अपनी बाहों में ले लेता है और एमसी रथ की ओर जाते हुए कहता है यह सिर्फ रथ में चढ़ने के लिए है, अभी हम मैरिज रूम में नहीं जा रहे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इम्प्रेस कहती है हस्बैंड आप यह कहकर मुझे टीज कर रहे हैं। लेकिन तभी कैपिटल की फॉर्मेशन पर एक लाइटनिंग अटैक होता है जिसे देखकर एमसी शॉक होकर उस ओर देखने लगता है। उसे देखकर नेशनल एडवाइजर और किंग याओ घबराते हुए कहती है यह क्या था, क्या ऐसा हो सकता है। इम्प्रेस इस अटैक को देखने के बाद एमसी से कहती है हस्बैंड क्या ये लोग युनजुआन एम्पायर से हैं? उन्होंने निश्चित रूप से सही दिन चुना है। एमसी कहता है चिंता मत करो मेरी वाइफ, मैं इसे थोड़ी देर में सेटल करके आता हूँ। और हम देखते हैं कि फॉर्मेशन पर अटैक करने वाले लोग लेफ्ट मिनिस्टर वेनियान और राइट मिनिस्टर होते हैं। और राइट मिनिस्टर एक फीमेल होती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। वेनियान सोचता है ओ मैं सचमुच मैजेस्टी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। वहीं तीनों जनरल फॉर्मेशन पर फिर से अटैक कर रहे होते हैं और जियांग योंग की फॉर्मेशन पर अटैक करते हुए कहता है डैम इट, इस बार टर्टल की शील्ड पिछली बार से कई ज्यादा हार्ड है, यह बहुत मेहनत वाला काम लग रहा है। वहीं एमसी उन दोनों मिनिस्टर के पास आ जाता है। वेनयान एमसी से कहता है सर वांग यांग, मुझे आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। एमसी कहता है हाँ हाँ अपना झूठा शिष्टाचार छोड़ो। किन वेनियान, तुम्हारे पास अपने प्रॉमिस से पीछे हटने और ग्रेट सिंह डायनेस्टी को बार बार ऑफेंड करने का साहस है। तभी तीनों जनरल एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। वेनियान उन्हें रोककर एमसी से कहता है इम्प्रेस ये लिंगलांग को ले जाने का जुआनियू एम्परर ने ऑर्डर दिया है। सर वांग यांग, यदि इम्प्रेस को आप हमें हैंड ओवर कर देते हैं तो मैं आपको कंपनसेट करने को रेडी हूँ। एमसी अपनी डिवाइन लाइटनिंग शॉट को निकाल कर कहता है क्या कंपनसेट, आज इम्प्रेस के साथ मेरी मैरिज हुई है और मेरे लिए आज का दिन बहुत शुभ है और मैं वाकई फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हारा जुआनियू एम्पायर इतनी आक्रामकता से दबाव डाल रहा है, इसलिए आज तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा।
वेनियान राइट मिनिस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, मिस जिक्सिन, क्या मैं पहले इस मामले को हैंडल कर सकता हूँ? क्या यह सही होगा? जिक्सिन कहती है, ठीक है। वेनियान तीनों जनरल से कहता है, तीनों जनरल मेरी सहायता करो और फॉर्मेशन को बनाओ। वेनियान और वे तीनों फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। वेनियान फॉर्मेशन बनाते हुए कहता है, अजरा ड्रैगन सॉर्स, व्हाइट टाइगर रॉर्स, वर्मिलियन बर्ड्स डांस, ब्लैक टर्टल गार्ड्स, 4 डिवाइन बीस्ट की पावर, मेरी ऑर्डर को सुनो। इतना कहकर वह उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और एमसी के नीचे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके चारों ओर 4 अलग अलग डिवाइन बीस्ट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसे देखकर एमसी खुद से कहता है, ओ तुम ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टर्टल एक साथ लाई हो, लेकिन मेरे लिए वे सिर्फ एक नॉर्मल स्नेक, कैट, बर्ड और टर्टल के अलावा कुछ नहीं है। देखो मैं तुम्हारी छोटी सी फॉर्मेशन को कैसे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। क्या तुम सोचते हो कि स्नेक, कैट और बर्ड और टर्टल मुझे डरा सकते हैं? मैं तुम्हारी दयनीय फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और एमसी वेनियान को देखकर सोचता है, वेनियान इस पूरी फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है। यदि उस पर अटैक कर दिया जाए तो यह पूरी फॉर्मेशन एक ही बार में कोलैप्स कर जाएगी। यह सोचकर एमसी वेनियान पर एक शॉर्ट स्लैश कर देता है। उस स्लैश को अपनी ओर आता देखकर वेनियान घबराते हुए सोचता है, यह सही नहीं है। यह शॉर्ट स्ट्राइक काफी पावरफुल लग रहा है और वह कहता है, सभी मेरी मदद करो। जैसे ही एमसी का शॉर्ट स्लैश उसके पास पहुंचता है तो तुरंत ही वेनियान फॉर्मेशन से एमसी के स्लैश पर अटैक कर देता है, जिससे वे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और वहाँ काफी पावरफुल ब्लास्ट होता है। इसके इम्पैक्ट से वेनियान के मुंह से ब्लड आने लगता है और वह गुस्सा होते हुए सोचता है, कितना डेंजरस शॉर्ट स्ट्राइक था। अगर फॉर्मेशन की शील्ड ना होती तो मैं निश्चित ही बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता। एमसी भी उसके इम्पैक्ट से थोड़ा पीछे हट जाता है। वह सोचता है, अरे वाह, यह फॉर्मेशन वाकई थोड़ी भयावह है। मेरा अटैक वेनियान को क्रिपल करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। वहीं फॉर्मेशन के अंदर कैपिटल में हम इम्प्रेस और नेशनल एडवाइजर को देखते हैं, जो उनकी फाइट को देख रही होती है। इम्प्रेस नेशनल एडवाइजर से कहती है, मुझे मेरी फेंगयू चिक्सियाओ स्वॉर्ड लाओ, मैं फॉर्मेशन को ब्रेक करने में अपने हस्बैंड की हेल्प करूंगी। नेशनल एडवाइजर कहती है, योर मैजेस्टी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। द 4 सिंबल्स डेमन सबडूइंग फॉर्मेशन को जुआनटियान के सेक्रेट लैंड द्वारा बनाया गया है और यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब तक कोई सुप्रीम स्टेज पर नहीं होगा तब तक यह फॉर्मेशन केवल इसके अंदर वाला फंसा पर्सन ही ब्रेक कर सकता है, इसलिए आप सीनियर की मदद बाहर से नहीं कर सकती हैं। इम्प्रेस कहती है, क्या हम सचमुच चुपचाप खड़े होकर एम्परर को जुआनियो एम्पायर के लोगों के साथ फाइट करते देखते रहेंगे? नेशनल एडवाइजर ग्रीड करके कहती है, योर मैजेस्टी, चिंता मत कीजिए, सीनियर वांग यांग की कल्टीवेशन और फाउंडेशन दोनों ही लिमिटलेस हैं। वे निश्चित रूप से फॉर्मेशन को ब्रेक करने का तरीका खोज लेंगे। इसके बाद सीन एमसी पर आता है, जहां वह सोच रहा होता है कि किन वेनियान की इंजरीज इतनी जल्दी हील हो गईं। इस फॉर्मेशन में वाकई कुछ खास है। ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इतना सोचकर वह फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फॉर्मेशन के अंदर के चारों डिवाइन बीस्ट पर अटैक करते हुए कहता है, देखो तुम मेरे इस अटैक का सामना कैसे करते हो। यह देखकर वेनियान चिल्लाकर एमसी से कहता है, तुम इतना एरोगेंस मत हो, और वह एमसी पर टर्टल के पंजे से अटैक कर देता है। जैसे ही टर्टल का पंजा एमसी के ऊपर आता है, एमसी उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे वह खत्म हो जाता है। एमसी सोचता है, ऐसा लगता है कि मुझे इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने का कोई रास्ता निकालना होगा। तभी सिस्टम उसके पास आकर कहती है, और चिंता मत करो, मैं पहले से ही इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में तुम्हारी हेल्प के लिए आ गई हूँ। तभी टाइगर वाला बीस्ट अपने पंजे से एमसी पर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी फिर से शॉर्ट स्लैश से उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह सिस्टम से पूछता है, ओ मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में मेरी मदद कैसे करोगी। सिस्टम कहती है, सिस्टम ने होस्ट की फॉर्मेशन को ब्रेक करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर का पता लगाया है और आपको स्पेशल सेक्रेट आइटम हेवनली इनसाइड स्पिरिट आई दी जाती है। इतना कहकर सिस्टम अपनी पावर का यूज एमसी पर करते हुए कहती है, आओ आगे बढ़ो। और हम देखते हैं कि एमसी के माथे पर पावर इकट्ठा होने लगती है। इसके बाद उसके माथे पर एक हेवनली इनसाइड स्पिरिट आई आ जाती है, जिसे फील करके एमसी सोचता है, मैंने सोचा था कि यह सन वुकोंग की फायर गोल्डन आई है, लेकिन पता चला कि यह यांग जियान की हेवनली आई जैसी है। और वह खुद से कहता है, बहुत बढ़िया, अब मुझे बस देखना है कि इस फॉर्मेशन का वीक पॉइंट कहाँ छिपा है और फिर मैं इसे इजिली ब्रेक कर दूंगा। और एमसी
एमसी उस हेवन आई की इनसाइड से फॉर्मेशन का वीक पॉइंट सर्च करने लगता है, जिसे वह बड़ी आसानी से ढूंढ भी लेता है और वह खुश होकर कहता है, मैंने इसे ढूंढ लिया। इतना कहकर वह फॉर्मेशन के वीक पॉइंट पर अपनी शॉर्ट टेक्निक से अटैक कर देता है और फॉर्मेशन ब्रेक होने लगती है। इससे तीनों जनरल जो कि फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे, उनके मुंह से ब्लड आने लगता है और जियांग योंगी की कल्टीवेशन ग्रेट एम्परर रैलम से इमोर्टल किंग रैलम के मिडल में आ जाती है। इस पर जियांग योंगी एमसी पर गुस्सा होकर कहता है, वांग यांग कमीने, वह ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी कल्टीवेशन के साथ यह क्या हो रहा है? तभी एमसी अचानक उसके पीछे आ जाता है। वह कहता है, धन्यवाद, तुम मृत्यु के इतने करीब होते हुए भी मेरे बारे में सोच रहे हो। उसे अपने पीछे पाकर जियांग योंगी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले ही एमसी उस पर अटैक कर देता है। इसी तरह एमसी बचे हुए दोनों जनरल पर भी अपनी शॉर्ट से अटैक कर देता है, जिससे वे भी इमोर्टल किंग के मिडिल स्टेज पर आ जाते हैं। वहीं वेनियान की हालत भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं होती है। वह सोचता है, क्या यही है वांग यांग की रियल पावर? वह बहुत टेरिफाइंग है और वह भी ग्रेट एम्परर रैलम के 5th स्टेज से एम्परर रैलम के 1st स्टेज में आ जाता है। तभी उसके सामने एमसी आकर उस पर अटैक करते हुए कहता है, सही है, अब तुम्हारी बारी क्वीन वेनियान। इतना कहकर एमसी उस पर भी अपनी शॉर्ट से स्लैश कर देता है, लेकिन जैसे ही वह स्लैश वेनियान को लगने वाला होता है, तभी राइट मिनिस्टर अपने स्पीयर से उसके अटैक को रोक लेती है और वेनियान के सामने खड़ी होकर एमसी से कहती है, तुम लेफ्ट मिनिस्टर को मार रही हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। एमसी अपने अटैक को इतनी इजीली खत्म होता देख खुद से कहता है, इस राइट मिनिस्टर के पास वास्तव में कुछ स्किल्स हैं। बिना किसी खरोच के मेरी जियान यान 9 कैलेमिटी शॉर्ट टेक्निक को रोकना, मुझे आश्चर्य है कि उसकी कल्टीवेशन का लेवल क्या होगा। तभी सिस्टम आकर कहती है, होस्ट, क्या तुमने अभी अभी हेवनली आई प्राप्त नहीं की है? तुम इसका यूज करके उसकी कल्टीवेशन का लेवल जान सकते हो। यह जानकर एमसी अपनी हेवनली आई से उसकी कल्टीवेशन को चेक करने लगता है, लेकिन एमसी राइट मिनिस्टर जिक्सन को कुछ ज्यादा ही बारीकी से देख लेता है, जिससे उसे उसके अंदर के कपड़े भी दिख जाते हैं और इसे जिक्सन भी फील कर लेती है। वह खुद से कहती है, यह क्या था? उसकी बॉडी को देखकर एमसी को नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वह सोचता है, क्या यह वास्तव में पिंक है, जो कि इसके नेचर के बिल्कुल अपोजिट है। वहीं सिस्टम को भी यह पता चल गया होता है कि होस्ट ने कुछ गलत देख लिया है, इसलिए वह एमसी को चिल्लाकर रोकती है, अरे नहीं होस्ट, आपने इसका गलत यूज किया है, यह स्प्लिट आई का पर्सपेक्टिव फंक्शन है। इससे जिक्सन थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करने लगती है और वह एमसी पर गुस्सा होकर कहती है, तुम रास्कल, बाढ़ में जाओ। एमसी उसे देखकर और उसकी बात सुनकर सोचता है, तो फिर तुम अभी भी शर्म महसूस कर सकती हो, मुझे तो लगा था कि तुम बस एक इन्फ्लेटेबल डॉल हो। तभी जिक्सन एमसी की ओर बढ़ते हुए उस पर अटैक कर देती है, जिसे एमसी अपनी शॉट से रोक लेता है और हमें राइट मिनिस्टर जिक्सन का कल्टीवेशन लेवल पता चलता है, जो कि हमारे एमसी वांग यांग से 4th स्टेज ऊपर ग्रेट एम्परर रैलम के 8 स्टेज पर होती है। जिक्सन अपने स्पीयर को घुमाकर फिर से अपना अटैक रेडी करने लगती है और एमसी पर वह अटैक कर देती है। उस अटैक को देखकर एमसी भी अपनी शॉट से अटैक कर देता है और उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराकर खत्म हो जाते हैं। इसे देखकर एमसी सोचता है, ग्रेट एम्परर रैलम के 8 स्टेज की पावर को वास्तव में कम नहीं आंका जा सकता है, लगता है मुझे इसे केयरफुली हैंडल करना होगा। वहीं खड़ा वेनियान एमसी से कहता है, सर वांग यांग, आपको अब हार मान लेनी चाहिए। राइट मिनिस्टर जिक्सन के पास नेशन को डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेंथ है, आपके लिए उसे हराना इम्पॉसिबल है। उसकी ऐसी बातें सुनकर एमसी उस पर अपनी शॉट से अटैक करके कहता है, तुम सच में बहुत शोर कर रहे हो, क्या तुम पहले ही मुझसे हार नहीं चुके हो? तो फिर तुम्हारी मुझ पर कमेंट करने की और मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे हुई? और वह शॉर्ट स्लैश सीधे जाकर वेनियान को लगता है, जिससे उसके मुंह से फिर से ब्लड निकलने लगता है और वह बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी एमसी के साइड से जिक्सन उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है, जिसे एमसी फील कर लेता है और वह पीछे हटकर उस अटैक से खुद को बचा लेता है। जिक्सन फिर से एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है और एमसी जिक्सन को देखने लगता है। उसे देखकर वह सोचता है, यह बॉडी कितनी सॉफ्ट है, क्या यह सचमुच एक इन्फ्लेटेबल डॉल हो सकती है? तभी सिस्टम एमसी से कहती है, होस्ट, स्पीयर से बचो। जिसे सुनकर एमसी उस स्पीयर के सामने अपनी शॉट कर देता है और वह सोचता है, ओ, मैं इसके फिगर को देखने में इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर चुका था कि मैं लगभग जाल में फंसी गया था। एमसी खुद से कहता है, ग्रेट एम्परर रैलम का यह 8 स्टेज वास्तव में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह मजेदार है। सिस्टम बताती है, मास्टर, मेरी सेक्रेट टेक्निक आपको सीधे सुप्रीम स्टेज पर पहुंचा सकती है। एमसी सिस्टम से कहता है, एक बार जब गोल्डन फिगर सक्रिय हो जाती है
है तो खेल में कोई मजा नहीं रह जाता। मुझे उसके साथ खेलना जारी रखना है। सिस्टम कहती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आपको अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलना पसंद नहीं है। एमसी कहता है, वैसे मुझे याद है कि मैंने पहले बहुत सारे मेरिट्स पॉइंट जमा किए थे, क्या मैं उनका यूज कर सकता हूँ? सिस्टम कहती है, सिस्टम ने पता लगाया है कि होस्ट मेरिट पॉइंट्स को चेंज करना चाहता है और एमसी के सामने सिस्टम विंडो आ जाती है जिस पर लिखा होता है, आप मेरिट पॉइंट से रिवार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। लीजेंडरी मेंटल टेक्निक, द सेक्रेड रिकॉर्ड ऑफ मेरिट्स। इसे देखकर एमसी सोचता है, यह बहुत बढ़िया है, उन मेरिट्स पॉइंट्स को अच्छे से यूज करने में लाया जा सकता है। और वह कहता है, समय आ गया है कल्टीवेट करने का। और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने लीजेंडरी मेंटल टेक्निक द सेक्रेड रिकॉर्ड ऑफ मेरिट्स को कल्टीवेट कर लिया है। आपकी मेरिट बॉडी रियल एम्परर रेलम के 9th स्टेज पर पहुंच गई है और एमसी की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगती है, जिसके साथ उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ जाती है। इसे देखकर सिस्टम एमसी से कहती है, ग्रेट एम्परर रेलम के 4th स्टेज की कल्टीवेशन और ग्रेट स्टेज के 9th लेवल की मेरिट बॉडी के साथ होस्ट आपकी स्ट्रेंथ पहले से ही सुप्रीम स्टेज के बराबर है। एमसी खुश होकर कहता है, अब ज्वान्यू एम्पायर की राइट मिनिस्टर के साथ कुछ खेल खेलने का समय आ गया है। वहीं खड़ी जिक्सन एमसी की पावर को फील करके उससे कहती है, तुम्हारी पावर अचानक से कैसे बढ़ गई? एमसी अपने हाथ में पावर रिलीज करते हुए कहता है, कितनी पावर? क्या तुम जानना चाहती हो? आओ और कोशिश करो और तुम्हें मेरी पावर के बारे में पता चल जाएगा। यह सुनकर जिक्सन एमसी पर अटैक करके उस पर गुस्सा होकर कहती है, क्या तुम मौत की तलाश में हो? एमसी भी अपनी शॉर्ट से उसके स्लैश पर अटैक कर देता है और कहता है, तुम फायर फ्लाई की लाइट को सन और मून की लाइट से कैसे कंपेयर कर सकती हो? एमसी आगे कहता है, 9 कैलेमिटीज हेवनली शॉर्ट टेक्निक, जिससे एक पावरफुल अटैक सीधे जाकर जिक्सन को लगता है और उसका स्पीयर उसके हाथ से छूट जाता है, जिसे एमसी पकड़ लेता है। उस स्पीयर को देखकर सिस्टम कहती है, वाओ, यह तो एक लीजेंडरी स्पीयर है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूंकि ये डैमेज है इसलिए यह केवल इमोर्टल ग्रेड के वेपन जितनी पावर से यूज में आ सकता है। और हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में ट्रेजर को उनकी पावर और स्ट्रेंथ के आधार पर कई लेवल में डिवाइड किया गया है। सबसे लो लेवल मोर्टल, फिर रेयर, स्पिरिचुअल, इमोर्टल, एम्परर, सैक्रेड और टावर ऑफ हेवन सुप्रीम ट्रेजर। वहीं एमसी के हाथ में अपने स्पीयर को देखकर जिक्सन एमसी से कहती है, मेरे स्पीयर को मुझे वापस दे दो। एमसी उसका मजाक बनाकर कहता है, अच्छे बच्चे को स्वॉर्ड और स्पीयर से नहीं खेलना चाहिए, मैं पहले तुम्हारे लिए इसे संभाल कर रखूंगा। जिक्सन एमसी की बातें सुनकर उस पर गुस्सा होकर कहती है, तुम रास्कल, और वह उसके पास आकर एक छोटे बच्चे की तरह अपने स्पीयर को लेने की कोशिश करने लगती है। वह कहती है, इसे मुझे वापस दे दो रास्कल, इसे दे दो। वहीं एमसी उसे खुद से दूर करने लगता है। एमसी उसकी हरकतों को देखकर सोचता है, जिक्सन एक बच्चे की तरह क्यों हो गई है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग को किसी चीज ने कंट्रोल किया हो? और एमसी अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। वह सोचता है, चलो इसे भूल जाओ और पहले इसे कंट्रोल करते हैं। और वह अपने हाथ में इकट्ठा उस एनर्जी का अटैक उस पर कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और एमसी उसे गिरने से बचा लेता है। यह देखकर सिस्टम एमसी से कहती है, हे होस्ट, तुम्हारे पास सचमुच मर्सी नहीं है, इतने कठोर हाथ से तुम एक फूल को कुचल रही हो। एमसी कहता है, क्या यह सचमुच फूल को कुचलना है? वह ग्रेट एम्परर रेलम के 8 स्टेज में है, इसलिए अपनी बातों से मुझे हंसाना बंद करो और इसे बांधने का कोई तरीका सोचो। सिस्टम खुश होकर एमसी को बताती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इंसिएंट स्पिरिट स्टैचू को हरा दिया है, इसलिए आपको बाइंडिंग इमोर्टल रोप और एक लीजेंडरी मेंटल टेक्निक की एक कॉपी प्राप्त होती है। और ये दोनों सिस्टम एमसी को दे देती है। एमसी उन्हें देखकर कहता है, बाइंडिंग इमोर्टल रोप एक बहुत अच्छी यूजफुल आइटम है, लेकिन एक लीजेंडरी मेंटल टेक्निक पूरी तरह से मिस्टीरियस लग रही है। सिस्टम कहती है, होस्ट, मैं हमेशा किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती हूँ और यह लीजेंडरी टेक्निक निश्चित रूप से आपके लिए यूजफुल है। एमसी कहता है, लानत है इस सिस्टम पर, क्या इस तरह की मेंटल टेक्निक रिव्यू में भी पास हो सकती है? सिस्टम कहती है, होस्ट, एक छोटी सी बात है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह उस टेक्निक को हेवनली पाइवॉट स्पिरिट पपेट टेक्निक से एक्सचेंज कर देती है। सिस्टम कहती है, अब यह बिल्कुल यूजफुल है। इसके बाद एमसी वहां से जाने लगता है
तभी बेनियान उसके पीछे से उसे ग्रीट करके कहता है, सर वांग यांग कृपया रुकिए। राइट मिनिस्टर जुक्सिन जुआनियो एम्पायर की कोर पिलर है, कृपया उन्हें अपने साथ मत ले जाइए। मैं मरने के लिए जुक्सिन की जगह लेने को रेडी हूँ। एमसी कहता है, तुम्हारी बेकार लाइफ जुआनियो एम्परर को मैसेज देने के लिए बेहतर है। उसे मेरी मैरिज के दिन दिए गए इस गिफ्ट के लिए जाकर मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। मैं निश्चित रूप से फ्यूचर में जुआनियो एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और एमसी अपनी पावर को रिलीज करके कहता है, उस एम्परर जुआनियो से कहो कुछ ही दिनों में मैं उसके एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने आऊंगा। यदि वह मुझसे फाइट बैक करना चाहता है तो उसे इसके लिए रेडी होने को कहो। वहीं वेनियान उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। इसके बाद वह एमसी से कहता है, सर वांग यांग मैं आपके मैसेज को एम्परर तक अवश्य पहुंचाऊंगा। और एमसी वापस कैपिटल में आने लगता है, जिसे देखकर इम्प्रेस कहती है, हस्बैंड आप फाइट में घायल नहीं हुए है ना? मैं आपके लिए बहुत चिंतित हो रही थी। नेशनल एडवाइजर इम्प्रेस से कहती है, मजेस्टी सीनियर ने अभी अभी दुश्मनों पर विक्ट्री प्राप्त की है, वह निश्चित रूप से ठीक है। नीचे आकर एमसी जुक्सन को जमीन पर फेंक देता है। उसे देखकर किंग याओ एमसी से कहती है, मास्टर यह कौन है? एमसी उसे बताता है, यह जुआनियो एम्पायर की राइट मिनिस्टर है, यह मुझसे हार गई और एक प्रिजनर बन गई। तभी जुक्सन एमसी पर चिल्लाकर कहती है, तुम बदबूदार बदमाश मुझे छोड़ दो। एमसी उसके शोर को सुनकर उसके मुंह को बंद कर देता है, जिससे उसकी कोई भी आवाज बाहर नहीं आती। और एमसी इम्प्रेस को बताता है, मैंने पहले ही इमोर्टल किंग रेलम तक उसकी कल्टीवेशन को सप्रेस कर दिया है, उसे बंद करने के लिए कोई जगह ढूंढो, मैं बाद में इससे निपटूंगा। तभी एक सोल्जर आकर कहता है, मजेस्टी उसे आप मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद एमसी इम्प्रेस को पकड़कर उससे कहता है, मेरी वाइफ चलो तुरंत रथ पर चलें और मैरिज फंक्शन के लिए और अधिक लेट न करें। इतना कहकर वह इम्प्रेस को अपने बाहों में ले लेता है। इम्प्रेस कहती है, मेरे हस्बैंड मैं आपकी बताई हर बात को माना करूंगी। और एमसी रथ पर जाने लगता है। इसके बाद एमसी सेक्ट में आ जाता है, जहां उसके पीछे सेक्ट के सभी डिसाइपल होते हैं। वे कहते हैं, हम मजेस्टी और हाइनेस को ग्रीट देते हैं। और वहीं उनके आगे एमसी आ रहा होता है और वह अपने हाथों में इम्प्रेस को लिए होता है। वहीं सेक्ट में एक पर्सन लीडर को कॉन्ग्रेचुलेट करके कहता है, सेक्ट लीडर लियू बधाई हो, हमें उम्मीद नहीं थी कि आपके स्प्रिट सॉर्ड सेक्ट के पास ग्रेट एम्परर रेलम की एक पावरफुल स्ट्रेंथ होगी जो वाकई इम्प्रेसिव है। सेक्ट लीडर उसकी बात का जवाब देकर कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जिनक्यू पैलेस में भी एक ग्रेट एम्परर रेलम का एक्सपर्ट है जो सब कुछ देख रहा है। वहीं खड़ा एल्डर बाई एल्डर क्यू से कहता है, सामान्यतः ये लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन आज जिनक्यू पैलेस ने इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए लोगों को भेजा। उसके बगल में खड़ा एल्डर क्यू कहता है, न केवल यह बल्कि बिलियू पैलेस, क्युआंगुआ सेक्ट और जिहुआ सेक्ट ने भी अपने लोगों को भेजा है। और यह सब देखकर वे दोनों खुश होने लगते हैं। एल्डर बाई कहता है, ऐसा लग रहा है कि हमारा स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट अब राइज करेगा, यह अब ईस्ट में और अधिक समय तक छोटा सेक्ट नहीं रहेगा। एल्डर क्यू कहता है, एंसेस्ट्रल मास्टर की एबिलिटीज के साथ मुझे लगता है कि स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट लेवल 1 का मेजर सेक्ट बन सकता है। उन्हें आपस में गपशप करते देख सेक्ट लीडर उन पर चिल्लाकर कहता है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? शीघ्र आओ और गेस्ट का वेलकम करो, मैं यहाँ खड़े रहकर थक गया हूँ। अचानक लीडर की आवाज सुनकर वे दोनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं। और वहीं हम एक पर्सन को देखते हैं जिससे वहाँ खड़े लोग कहते हैं, स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट सच में बहुत भाग्यशाली है। ग्रेट सिंह डायनेस्टी की इम्प्रेस का इसमें विवाह होना, क्या ऐसा हो सकता है कि सो कॉल्ड सुप्रीम सेक्ट मास्टर के पास लेडीज को अट्रैक्ट करने के मामले में कुछ यूनिक स्किल हो? वहाँ बैठा पर्सन कहता है, हाँ मैं शर्त लगाता हूँ कि स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट का सो कॉल्ड सुप्रीम सेक्ट मास्टर एक हैंडसम मैन होगा। वह रिच वुमेन्स पर निर्भर रहने वाला एक पर्सन होगा और वह किसी काम का नहीं होगा। या इम्प्रेस शायद एक अगली वुमेन होगी। उसकी बातें सुनकर वे सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं उनके पीछे खड़ा एक लड़का जो शायद सेक्ट का एक डिसाइपल है, वह सुन रहा होता है। वह सोचता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट की इंसल्ट करने की, और वह गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी एल्डर चैंग फेंग उसे रोककर कहता है, जिक्सुआन रुको। और वह चैंग फेंग की ओर देखने लगता है। चैंग फेंग उसे बताता है, यह यंगमैन जिंक्यू पैलेस से है और ग्रेट एम्परर रेलम का एक पावरफुल एक्सपर्ट है, हमें उसे अफेंड नहीं करना चाहिए। तभी एमसी और इम्प्रेस वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी कहते हैं, ब्राइड और ग्रूम आ गई हैं। इम्प्रेस को देखकर कुछ लोग कहते हैं, क्या इसलिए क्या यह ब्यूटीफुल वुमेन इम्प्रेस है? ओ माय गॉड, स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट के पास ऐसी कौन सी किस्मत है जो इस तरह की वुमेन्स को अट्रैक्ट कर सकती है? ग्रेट लीडर और इम्प्रेस वास्तव में एक सही कपल है।
उनकी बातें सुनकर किंगयाओ उनकी ओर एक नजर देखकर सोचती है, तुम कब से मास्टर पर कमेंट कर सकते हो। उसकी नजर से वे दोनों पर्सन बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वे सोचते हैं क्या यह यंग लेडी ग्रेट सेंग डायनेस्टी की इम्प्रेस है। उसके लिए यह बहुत बड़ी बात है। तभी वह पर्सन जो थोड़ी देर पहले एमसी के बारे में गलत बातें फैला रहा था, वह एमसी के सामने आ जाता है और इम्प्रेस को देखकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट सेंग डायनेस्टी की इम्प्रेस इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। वह इम्प्रेस से कहता है, तुम उस छोटे सुंदर लड़के को एक तरफ क्यों नहीं ढकेल देती और मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। इम्प्रेस उससे कहती है, मेरे लिए और एम्परर के लिए आज का दिन हमारी मैरिज का शुभ दिन है। यदि तुम्हें यह पता है तो यहाँ से चले जाओ। वह पर्सन इम्प्रेस के पास आकर उससे कहता है, हे, मुझे ऐसे कांटे वाले गुलाब पसंद है। यदि तुम मेरे साथ होती तो मैं ज़ुआनियो एम्पायर से निपटने में तुम्हारी हेल्प करता। आखिरकार मेरे पीछे पावरफुल और फेमस जिनक्यू पैलेस है। योर मेजेस्टी, आप मेरे साथ यानी यंग मास्टर C2 के साथ क्यों नहीं रहती। मैं हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के कन्फ्यूजियस वर्ल्ड में सबसे रिस्पेक्टेड जेंटल पर्सन के रूप में फेमस हूँ। मेरे फादर बहुत पहले ही सुप्रीम स्टेज के एक्सपर्ट हैं और वेनियान सेक्रेट लैंड में उन्हें काफी लोग जानते हैं। एमसी उसकी बातों को सुनकर गुस्सा होने लगता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी आंखों में किलिंग इंडेंट रिलीज करके उससे कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिनक्यू पैलेस से हो या सिल्वर पैलेस से, आज तुम यहाँ अवश्य मरोगे। वह पर्सन अपने कंधे से एमसी के हाथ को हटाकर कहता है, केवल स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट जैसा एक छोटा सा सेक्ट ही मुझसे इतनी डिसरिस्पेक्ट से बात करने का साहस कर सकता है, क्योंकि तुम क्लियरली नहीं जानते कि मृत्यु क्या है। जब ऐसा है तो चलो बाहर चलकर लड़ें। जो जीता वही आज इम्प्रेस से शादी करेगा। यह सुनकर वहाँ खड़े गेस्ट कहते हैं, वाओ, हमने काफी समय से इतनी इंटरेस्टिंग वेडिंग नहीं देखी है। अब यहाँ बहुत अच्छा शो होने वाला है। चलो एक शर्त लगाते हैं, यंग मास्टर C2 के जीतने पर 80,000 स्पिरिट स्टोन की शर्त। मैं स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट के जीतने पर 60,000 स्पिरिट स्टोन की शर्त लगाता हूँ। वहीं एमसी उसकी कल्टीवेशन को देखकर सोचता है, तुम तो मात्र एम्परर एलम के 3rd स्टेज में हो। देखो मैं तुम्हें कैसे एक क्षण में नष्ट करता हूँ। और एमसी उससे कहता है, क्योंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इसके बाद वे दोनों फाइट के लिए बाहर आ जाते हैं, जहां वे एक दूसरे के सामने होते हैं। यंग मास्टर C2 अपनी बांसुरी को एमसी को दिखाकर कहता है, तुम्हारा स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट एक लो सेक्ट है, निश्चित रूप से ग्रेट सेंग डायनेस्टी की फाउंडेशन को नहीं समझता है। मेरे हाथ में जो यह इल्यूजन मून जेड बांसुरी है, यह एक सेंट ग्रेड का आर्टिफैक्ट है। उसे देखकर एमसी कहता है, ओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिनक्यू पैलेस इतना उदार होगा, जो मेरी वेडिंग पर मुझे इतना वैल्यूएबल गिफ्ट देगा। एमसी की बात सुनकर यंग मास्टर C2 अपनी बांसुरी को अपने हाथ में कसके पकड़कर कहता है, क्या वेडिंग गिफ्ट? क्या तुम मजाक कर रहे हो या सच में एक अंधे हो? यह मेरा तुमसे फाइट करने के लिए मैन वेपन है। एमसी कहता है, मैन वेपन? और वह अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है, यदि मैंने तुम्हें मार दिया तो यह वेपन मेरा हो जाएगा। इसके बाद C2 अपनी बांसुरी को बजाना शुरू कर देता है, जिससे उसके चारों ओर एनर्जी से बने बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।